वो बीजिंग के एक प्रसिद्ध डॉक्टर की सबसे बड़ी बेटी थी और वो खुद बीजिंग की सबसे डरावनी हस्ती कोल्ड हेल किंग के नाम से जानी जाती थी, जिससे हर कोई खौफ खाता था। अपने पिछले जन्म में वो एक घटिया आदमी के प्यार में इस्तेमाल हो गई थी। उसने उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन अंत में उसी आदमी ने उसे धोखा दिया। उसकी वजह से उसका परिवार बर्बाद हो गया और आखिरकार वह खुद भी बेसमेंट में दर्दनाक मौत मर गया। लेकिन इस बार उसे दूसरा जीवन मिला था। इस जीवन में उसने उन घटिया आदमी और औरत दोनों को अपने पैरों तले कुचल दिया। उसके तीनों बड़े भाई उसे आसमान तक लाड़ प्यार करते थे। जियांग परिवार के तीनों युवा मास्टर तो मानो उससे प्यार जताने की होड़ में लगे रहते थे। शुईसु मेरी छोटी बहन है, मैं उसे सिर आंखों पर रखूंगा। तभी बीजिंग के शक्तिशाली युवा मास्टर फू ने जलन भरी ठंडी निगाहों से अपनी बाहों में मौजूद औरत की ठोड़ी उठाई। बताओ, तुम आखिर हो किसकी? ये शुईसु की आंखों में हल्की लहर दौड़ गई। उसने धीमे से कहा, लिनन, मैं आपकी हूँ। इतने उकसाने वाले शब्द सुनकर वह कैसे शांत रह सकता था। फू लिनन का ठंडा हाथ धीरे धीरे उसकी पतली कमर तक पहुंचा। सिर्फ कह देने से कोई मेरी नहीं बन जाती। हमारी ताज़ा खबरों के अनुसार जियांग ग्रुप के उत्तराधिकारी जियांग जेहान पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है और उनके खिलाफ आधिकारिक जांच शुरू कर दी गई है। जियांग परिवार के पारंपरिक चीनी चिकित्सा अस्पताल चंगाजियांग चुवानबाई हॉस्पिटल में नकली दवाइयां बेचने का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। मरीजों के परिजनों ने कई बार अस्पताल में तोड़फोड़ की है। बीजिंग के प्रसिद्ध फिल्म सम्राट जियांग चेंशी को कुछ दिन पहले ड्रग्स लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह जेल में है। हाल की घटनाओं के कारण जियांग ग्रुप दिवालिया हो चुका है और बीजिंग के एक प्रतिष्ठित पारंपरिक चिकित्सा परिवार का पतन हो गया है। अंधेरे बेसमेंट में बैठी ये शुईसु रेडियो से आती आवाजें सुन रही थी। उसकी आंखें अचानक खून जैसी लाल हो गईं। लोहे की जंजीरों से बंधे उसके हाथ इतने जोर से भींच गए कि नाखून हथेलियों में धंसकर खून निकालने लगे। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तभी एक नाजुक हाथ ने रेडियो बंद कर दिया। ये शुईसु की बुझी हुई नजरें धीरे धीरे उठीं। उसने देखा क्षा सेहान फू शेंग का हाथ थामे मुस्कुराते हुए उसकी तरफ चली आ रही थी। दो चमकते हुए चेहरे, एक उसकी वही बहन जैसी कजिन जिससे वह कभी बेहद प्यार करती थी, और दूसरा वह आदमी जिससे उसने सबसे ज्यादा प्यार किया था। ये शुईसु की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। एक फाइल उसके सामने जोर से फेंकी गई। फू शेंग ने घृणा भरी आवाज में कहा, साइन करो। खून के धब्बों से सने दस्तावेज पर बड़े अक्षरों में लिखा था, संपत्ति हस्तांतरण पत्र। हा हा हा। ये शुईसु कड़वाहट से हंसी। वो पागलों जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी अडिग जिद चमक रही थी। पूरे शरीर की नसें उभर आई थीं। वह दर्द से चीख पड़ी। क्यों? आखिर क्यों किया तुमने ये सब? मैंने तुम दोनों के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। श्या सेहान का चेहरा किसी दुष्ट आत्मा जैसा लग रहा था। वो नफरत भरी मुस्कान के साथ धीरे धीरे उसके करीब आई। क्योंकि मैं भी मिस ये हूँ। ये शुईसु, मेरे पिता और भाई शेंग ने इतने सालों तक योजना बनाई और आखिरकार जियांग परिवार को बर्बाद कर दिया। मैंने इतने साल तुम्हारे सामने अच्छा बनने का नाटक किया, अब समय आ गया है सब खत्म करने का। आखिरी शब्दों में उसकी वर्षों की जलन और घृणा फूट पड़ी। ये शुईसु स्तब्ध रह गई। श्या सेहान, जो हमेशा ये परिवार में भांजी बनकर रहती थी, असल में उसके पिता की नाजायज बेटी थी। जियांग परिवार के पतन में उसके अपने पिता का भी हाथ था। ये शुईसु के मुंह से लगभग खून निकल पड़ा। उसकी आंखों में हिंसक पागलपन भर गया। श्या सेहान, फू शिंग, तुम दोनों को मरना होगा। वो उठने के लिए तड़पने लगी, लेकिन लोहे की जंजीरों ने उसे जकड़ रखा था। फिर भी उसने पूरी ताकत से श्या सेहान के चेहरे पर थूक दिया। उसकी खून भरी आंखें नफरत से जल रही थीं। मैं कभी साइन नहीं करूंगी। एक नाजायज बेटी हमेशा नाजायज ही रहेगी। तुम्हें कभी सम्मान नहीं मिलेगा। चटाक। शब्द खत्म होते ही श्या सेहान ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। नाजायज बेटी,
शब्द ने उसकी आत्मा तक जला दी थी। उसने ये शुईसु के बाल पकड़कर उसे ऊपर खींचा। उसकी आंखें अंधेरी और पागल थीं। अच्छा, बहुत हिम्मत है ना तुझमें। उम्मीद है थोड़ी देर बाद भी इतनी ही मजबूत रहेगी। इतना कहकर उसने फू शेंग से मोबाइल लिया और जबरदस्ती ये शुईसु के सामने कर दिया। ये शुईसु ने ठंडी नजर से स्क्रीन की तरफ देखा। स्क्रीन पर एक इंसान था, पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। वो जमीन पर किसी खून से लथपथ कीड़े की तरह तड़प रहा था। ये शुईसु ने उल्टी रोकते हुए तिरस्कार से कहा, श्या सेहान, बस इतना ही कर सकती हो तुम। उसकी आवाज इतनी भयानक थी जैसे कैदी वह नहीं, बल्कि श्या सेहान खुद हो। श्या सेहान के होठों पर डरावनी मुस्कान उभरी। शुरू करो। स्क्रीन में उस इंसान को घसीटकर उठाया गया। चीर। अगले ही पल जीवित इंसान की खाल नोची जाने लगी। चारों तरफ खून छिटक गया। आह! भयानक चीख पूरे बेसमेंट में गूंज उठी। ये शुईसु अचानक जम गई। वो आवाज इतनी परिचित थी। उसने स्क्रीन को डर और अविश्वास से देखा। उसकी लाल आंखों से खून जैसे आंसू बहने लगे। नहीं, नहीं, श्या सेहान, तुम जानवर हो। स्क्रीन में चीखें लगातार गूंजती रहीं। ये शुईसु टूट चुकी थी। वह स्क्रीन को घूरती रह गई। जिस इंसान की खाल उतारी जा रही थी, वो उसकी माँ थी। उसकी नसें दर्द से फटने लगी। ये शुईसु का दर्द देखकर श्या सेहान और खुश हो गई। उसने संपत्ति हस्तांतरण पत्र उठाया और उसके सामने लहराया। मेरी माँ को छोड़ दो, प्लीज मेरी माँ को बचा लो। मैं साइन कर दूंगी, मैं सब साइन कर दूंगी। ये शुईसु खून के आंसू रो रही थी। उसकी चीखों से पूरा बेसमेंट कांपने लगा। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। श्या सेहान ने मुस्कुराकर कहा, रुको। स्क्रीन पर अत्याचार रुक गया। खून से लथपथ उसकी माँ किसी फटे कपड़े की तरह जमीन पर गिर गई। स्क्रीन पर फर्श पूरा खून से भर चुका था। कांपते हुए हाथों से आखिरकार ये शुईसु ने अपने हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन तभी छपाक, ये शुईसु की आंखें फैल गईं। स्क्रीन पर खून उछला। उसकी माँ के सीने में सीधा चाकू घोंप दिया गया था। ये शुईसु पूरी तरह पागल हो गई। श्या सेहान, फू शिंग, मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। छाक, एक और चाकू सीधे ये शुईसु के दिल में घुसा दिया गया। श्या सेहान पागलों की तरह हंसी। ये शुईसु, तुम क्या लेकर हमें मारोगी? तुम्हारी माँ मर चुकी है, अब तुम भी मरोगी। जियांग परिवार, तुम्हारे तीनों भाई, जो भी तुमसे प्यार करता है, सब इस दुनिया से गायब हो जाएंगे। ओह हाँ, और फू लिनन, वो पति जिसने जिंदगी भर तुमसे प्यार किया। कुछ समय पहले तुम्हें बचाने के लिए उसने अपनी सारी संपत्ति भाई शेंग को दे दी। यहाँ तक कि वह घुटनों पर बैठ गया। इतना घमंडी और ठंडा आदमी आज कुत्ते से भी बदतर हालत में जी रहा है। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये शुईसु। उद्धरण चिन्ह। पुफ, ये शुईसु के मुंह से खून फव्वारे की तरह निकल पड़ा। माँ, दादाजी, बड़ा भाई, दूसरा भाई, तीसरा भाई, सबकी हंसी और चेहरे उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। और फू लिनन, उसी ने सबको नुकसान पहुंचाया था। उसी ने गलत इंसानों पर भरोसा किया। उसी ने उन लोगों को ठुकराया जो सच में उससे प्यार करते थे। सब कुछ बिखर चुका था। अंधेरे बेसमेंट में उसका खून से सना चेहरा किसी नरक के दूत जैसा लग रहा था। आखिरी सांसों में उसने खून और आंसुओं के साथ श्राप दिया, अगर अगला जन्म हुआ, श्या सेहान, फू शिंग, ये होंग, श्या यंग, मैं तुम सबको खून के आंसू रुलाऊंगी, अपनी आखिरी जीवन शक्ति खत्म करके। ये शुईसु मर गई, लेकिन मरते वक्त भी उसने सिर नहीं झुकाया। दर्द, ऐसा लग रहा था जैसे सिर फट जाएगा। ये शुईसु को लगा जैसे उसने बहुत लंबा, बहुत भयानक सपना देखा हो। उस सपने में खून, आंसू, विश्वासघात और नफरत इतनी गहरी थी कि जागने के बाद भी उसके मुंह में हल्की खून जैसी गंध बनी हुई थी। धुंधली आंखों से उसने धीरे धीरे पलकें खोली। रोशनी के बीच उसने अपनी माँ को देखा। जियांग श्यांगरू उसके सामने बैठी थी, गरिमामयी, सुंदर, पूरी तरह सुरक्षित। उनके चेहरे पर वही कोमलता थी। ये शुईसु की आंखें कांप गईं।
उसने धीरे से फिर आंखें बंद कर लीं। तो ये सिर्फ सपना था। उसके होठों पर कड़वी मुस्कान आ गई। तभी जियांग शांगरू का ठंडा, मुलायम हाथ उसके माथे पर आया। उन्होंने उसकी आंखों के आंसू पोंछते हुए चिंता से कहा, अब भी बुखार कम नहीं हुआ, मेरी बेचारी शुईसु। डॉक्टर आखिर कब आएगा? तभी फिलिपिनो नौकरानी कमरे में आई और नाराजगी से बोली, मैडम, डॉक्टर अभी भी मिसेज शाह के कमरे में है। बड़ी मिस इतनी कमजोर हैं, लेकिन डॉक्टर देखने तक नहीं आया। उधर मिसेज शाह तो बिल्कुल ठीक ठाक बैठी बातें कर रही हैं। ये शुईसु का शरीर अचानक कांप उठा। फिलिपिनो नौकरानी, तेज बुखार, माँ, ये बातचीत, सब कुछ इतना परिचित था। 5 साल पहले उसे 39 डिग्री का तेज बुखार था। वह बेहोशी जैसी हालत में थी, लेकिन क्योंकि शायंग ने फैमिली डॉक्टर को अपने पास रोक रखा था, उसे डॉक्टर तक नहीं दिखाया गया था। बिल्कुल अभी की तरह। ये शुईसु ने कांपती आंखों से अपनी माँ को देखा। स्वर्ग ने आखिर उसकी सुन ली थी। वह दोबारा जन्म ले चुकी थी। इस जन्म में जो भी लोगों ने उसे दर्द दिया था, वह सबको कीमत चुकवाएगी। ये शुईसु अचानक बिस्तर से उठ बैठी, लेकिन शरीर बहुत कमजोर था, इसलिए वह लगभग गिर पड़ी। सावधान, शुईसु। जियांग शांगरू जल्दी से उसे संभालने दौड़ी, लेकिन खुद भी लड़खड़ा गईं। ये शुईसु घबरा गई। उसने तुरंत अपनी माँ को पकड़ लिया। माँ, आप ठीक हैं? उसने अपनी माँ का लगभग खूनहीन चेहरा देखा और उसके भीतर गुस्से की आग भड़क उठी। उसकी माँ की तबीयत हमेशा से खराब रहती थी। वह साल भर बिस्तर पर रहती थी, फिर भी इस हालत में उसकी देखभाल कर रही थी। पिछले जन्म में उसे लगा था कि उसकी माँ जन्म से ही कमजोर थी, लेकिन बाद में उसे सच्चाई पता चली। शायंग धीरे धीरे उन्हें जहर दे रही थी, क्रोनिक पॉइजन। अगर उसकी माँ उस भयावह मौत से भी बच जाती, तो भी ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाती। पिछला जन्म याद आते ही ये शुईसु की आंखें फिर खून जैसी लाल हो गईं। वो अपनी माँ को देखकर जबरदस्ती मुस्कुराई, फिर तेज बुखार के बावजूद उठ खड़ी हुई। जियांग शांगरू ने चिंतित होकर पूछा, शुईसु, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई, कहाँ जा रही हो? ये शुईसु ने हल्की मुस्कान दी। माँ, आप आराम कीजिए, मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत बची थी। धड़ाम, ये शुईसु ने बिना दया के शायंग का दरवाजा खोल दिया। अंदर शायंग, शाह सेहान और डॉक्टर आराम से बैठे हंस बात कर रहे थे। उसे देखकर तीनों चौंक गए। कुछ पल बाद शायंग ने हमेशा वाली कोमल आवाज में कहा, शुईसु, आंटी शाह अभी डॉक्टर को तुम्हारे पास भेजने ही वाली थी। शाह सेहान भी मुस्कुराई। शुईसु, मेरे पास भेजने वाली थी? ये शुईसु की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। उसकी नजर इतनी डरावनी थी कि कमरे का माहौल जम गया। उसके पूरे शरीर से ठंडी हत्या की भावना निकल रही थी। अगर वो खुद को रोक नहीं रही होती, तो इसी वक्त इन तीनों का गला दबा देती। लेकिन नहीं, इतनी आसान मौत इनके लिए बहुत छोटी सजा थी। वह धीरे धीरे उनके करीब आई। उसकी आंखों में तिरस्कार भरा था। फिर अचानक उसने हाथ उठाकर डॉक्टर के सिर पर जोर से मारा। जब शुरुआत में नहीं गए, तो अब जाने की जरूरत भी नहीं। फिर उसने पीछे खड़ी नौकरानी से कहा, इसे बाहर घसीटो। आज के बाद ये डॉक्टर ये परिवार में कदम नहीं रखेगा, और राजधानी का कोई भी अस्पताल इसे नौकरी नहीं देगा। शायंग और शाह सेहान के चेहरे बदल गए। आज ये शुईसु अलग लग रही थी। शायंग तुरंत आगे आई और नौकरानी को रोका। उसने भौहें चढ़ाकर कहा, शुईसु, ये कैसा व्यवहार है? क्या तुम्हारी नजरों में मैं कोई बड़ी नहीं हूँ? बड़ी? ये शुईसु हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी ठंडी थी कि शायंग खुद पीछे हट गई। ये शुईसु ने व्यंग्य से कहा, तुम कैसी बड़ी हो? ये परिवार तुम्हें दया करके अपने घर लाया था। तुम्हें तो सिर झुकाकर रहना चाहिए था, लेकिन तुम मेरी डॉक्टर छीनकर खुद को बड़ी समझ रही हो। तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है क्या? शायंग गुस्से से लाल हो गई। तू, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती,
ये शुईसु ने उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर भौं उठाकर बोली, अगर बीमार हो तो इलाज करवाना चाहिए, आंटी श्या। उसका अचानक बदल जाना देखकर श्या यंग और श्या सेहान दोनों घबरा गए। श्या यंग तुरंत रोने का नाटक करने लगी। शुईसु, डॉक्टर को मत निकालो। मैं ही बीमार थी। अगर तुम्हें गुस्सा है तो मुझे दोष दो। श्या सेहान भी जल्दी से आगे आई। शुईसु, माँ को मत घसीटो। अगर तुम्हारे दिल में गुस्सा है तो मुझ पर निकाल लो। दोनों माँ बेटी बेचारेपन का नाटक कर रही थीं। लेकिन ये शुईसु सिर्फ ठंडी हंसी हंसी। तभी उसने देखा, ये होंड गुस्से से अंदर आ रहा था। उसने तुरंत ये शुईसु को धक्का दिया, फिर शा यंग को उठाकर अपनी बाहों में लिया। इसके बाद वो गुस्से से चिल्लाया, ये शुईसु, तुम्हें बड़ों की इज्जत नहीं है। तुम्हें सिर्फ मामूली बुखार है। आंटी शा बड़ी हैं, तो डॉक्टर पहले उन्हें देख ले तो क्या हुआ। शा यंग कमजोर बनकर ये होंड के कंधे से लगी हुई थी। ये दृश्य देखकर ये शुईसु के दिमाग में सिर्फ एक शब्द आया, कुत्ता आदमी और कुतिया औरत। चूंकि श्या सेहान ये होंड की बेटी थी, तो इसका मतलब श्या यंग और ये होंड का रिश्ता बहुत पहले से था। और उसकी बेचारी माँ, उन्हें कुछ पता तक नहीं था। ये शुईसु ने मुठियां भींच ली। वो व्यंग्य से मुस्कुराई, 39 डिग्री बुखार मामूली बीमारी है। मेरी माँ खुद बीमार हैं, फिर भी मेरी देखभाल कर रही थी। और तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई। श्या यंग इतनी स्वस्थ बैठी बातें कर रही है। अगर कोई नहीं जानता तो उसे तुम्हारी रखेल समझेगा, कजिन नहीं। हालांकि अभी उसका व्यवहार बहुत आक्रामक था, लेकिन आखिर वो बीमार थी। वह श्या यंग से कहीं ज्यादा कमजोर दिख रही थी। उसके शब्द शिकायत जैसे लग रहे थे, लेकिन श्या यंग का चेहरा अचानक सख्त हो गया। ये होंड का चेहरा भी पीला पड़ गया। उसने गुस्से में हाथ उठाया और ये शुईसु को थप्पड़ मारने वाला था। बदतमीज लड़की, कैसी बकवास कर रही है। लेकिन ये शुईसु हिली तक नहीं। उसने होंठ मोड़े और सीधे ये होंड की आंखों में देखा। मारिए, 3 दिन बाद मेरा और फू लिनन का सगाई समारोह है। अगर मेरी चोट सबको दिख गई तो मारिए। लेकिन ये शुईसु की बात ने तुरंत ये होंड को रोक दिया। उन्होंने गुस्से में नाक से आवाज निकाली, मगर चेहरे का भाव थोड़ा नरम पड़ गया। अगर पता है कि तुम्हारी सगाई होने वाली है, तो ठीक से तैयारी करो। बेवजह ड्रामा मत करो। राजधानी में फू परिवार सबसे बड़ा और प्रभावशाली परिवार था। उनकी इंडस्ट्री पूरे देश में फैली हुई थी। ये परिवार का फू परिवार से रिश्ता जुड़ना किसी सौभाग्य से कम नहीं था। इसलिए ये होंग इस शादी से बेहद संतुष्ट थे और इसे लेकर बहुत सावधान भी। ये शुईसु ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ ये होंग को घूरती रही। अचानक उसके मन में एक सवाल उठा, क्या ये होंग को पता था कि श्या यंग पिछले 20 सालों से उसकी मां को धीरे धीरे जहर दे रही थी। ये होंग उसकी नजरों से असहज हो गया। कुछ पल बाद उसने अचानक डॉक्टर की तरफ इशारा किया और कहा, ऐसे निकम्मे डॉक्टर को निकाल देना ही ठीक है। इतना कहकर वह झुंझलाकर चला गया। श्या यंग ने जाते जाते ये शुईसु को घूरा और जल्दी से उसके पीछे निकल गई। कजिन, जब डॉक्टर को भी बाहर ले जाया गया, तो ये शुईसु ने ठंडी नजर से श्या सेहान को देखा और मुड़कर जाने लगी। श्या सेहान की आंखों में चालाकी चमकी। आज उसने जानबूझकर डॉक्टर को रोका था। लेकिन ये शुईसु का इतना बड़ा गुस्सा, क्या वह पागल हो गई थी? अगले ही पल उसने फिर वही मासूम चेहरा पहन लिया। वो मुस्कुराकर बोली, शुईसु, रुको, बधाई हो, तुम अपने प्यार से शादी करने जा रही हो। ये कहते हुए वह लगातार ये शुईसु के चेहरे को देख रही थी। लेकिन उसने देखा, ये शुईसु ने बस हल्की ठंडी मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद। श्या सेहान की मुठियां कस गईं। उसका चेहरा बदल गया। क्या ये शुईसु फू शेंग को भूल गई थी? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। उसे लगा ये शुईसु अभी भी नाराज होगी। इसलिए उसने चिंता जताने का नाटक करते हुए कहा, शुईसु, आज जो हुआ वो मेरी माँ की गलती थी। उन्हें डॉक्टर पहले तुम्हारे पास भेज देना चाहिए था। फिर उसने रुककर धीमी आवाज में कहा, लेकिन फू शो बहुत ठंडे इंसान हैं। वो कभी किसी औरत के करीब नहीं आए।
भले ही उन्होंने तुमसे सगाई के लिए हाँ कह दी हो, लेकिन मुझे डर है, कहीं सगाई वाले दिन तुम्हारे साथ कुछ बुरा न हो जाए। ये शुईसु चुपचाप उसे देखती रही। उसकी खामोशी से श्या सेहान अंदर ही अंदर खुश हो गई। वो आगे बोली, क्यों ना, तुम शादी से भाग जाओ। भाई शेंग भी नहीं चाहते कि तुम फू शाओ से सगाई करो। श्या सेहान लगातार उसके चेहरे के भाव पढ़ रही थी। तभी अब तक ठंडी दिख रही ये शुईसु अचानक मुस्कुराई। उस मुस्कान का मतलब समझना मुश्किल था। उसने धीरे से कहा, सेहान, तुम सही कह रही हो, मैं सगाई में नहीं जाऊंगी। श्या सेहान ने राहत की सांस ली। उसने मन ही मन ये शुईसु को पहले जैसा बेवकूफ समझकर हंसी उड़ाई। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि उसके मुड़ते ही ये शुईसु के चेहरे पर कितनी ठंडी, व्यंग्य भरी मुस्कान थी। पिछले जन्म में फू शेंग चाहता था कि वह फू लिनन से शादी करे ताकि फू परिवार की ताकत उसके हाथ लग सके। वो अंदर बाहर से मिलकर फू परिवार पर कब्जा करना चाहता था। और अब वो उसे भलाई के नाम पर शादी से भागने की सलाह दे रहे थे। असल में वे चाहते ही नहीं थे कि वह सच में भाग जाए। वे बस फू लिनन की प्रतिष्ठा खराब करना चाहते थे, ताकि शादी के बाद फू परिवार में उसकी जिंदगी नरक बन जाए। लेकिन अगर वो खेल खेलना चाहते हैं, तो इस बार वह उनसे बेहतर खेलेगी। 3 दिन बाद बीजिंग के सबसे आलीशान इंपीरियल होटल में भव्य सगाई समारोह आयोजित किया गया। पूरी जगह रोशनी और शानो शौकत से भरी हुई थी। उच्च वर्ग के लोग शराब के गिलास हाथ में लिए बातें कर रहे थे। लेकिन इस चकाचौंध के विपरीत ये परिवार में अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि सगाई की मुख्य लड़की ये शुईसु गायब थी। उधर एक काली बेंटले सड़क पर तेजी से बढ़ रही थी। पिछली सीट पर एक आदमी बैठा था। उसने काले रंग के कस्टम मेड चीनी कपड़े पहन रखे थे। लगभग 28 साल की उम्र, शरीर का अनुपात किसी अंतर्राष्ट्रीय मॉडल जैसा परफेक्ट। उसका चेहरा बेहद सुंदर था, लेकिन इतना ठंडा और गंभीर कि कोई पास जाने की हिम्मत न करे। गहरी काली आंखें, पतले होंठ, बाएं हाथ की कलाई पर काले बुद्ध माला के मनके। उसके चेहरे में एक भी कमी नहीं थी। वो ऐसा आदमी था जिसे देखकर लोग डरते भी थे और उसकी ओर खींचे चले भी जाते थे। वह था फू लिनन। आज वही ये शुईसु से सगाई करने जा रहा था, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर सामान्य से भी ज्यादा ठंडापन था। तभी ड्राइवर सीट पर बैठे गाओ लांग ने फोन उठाया। कुछ सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। वो हिचकते हुए बोला, यंग मास्टर, कुछ गड़बड़ हो गई है। मिस ये गायब हैं। फू लिनन की आंखें अब भी शांत थीं। उसने शरीर तक नहीं हिलाया, लेकिन कार के भीतर का तापमान जैसे अचानक गिर गया। उसकी मौजूदगी ही लोगों को दबाने के लिए काफी थी। कुछ सेकंड बाद उसने सिर्फ एक शब्द कहा, ढूंढो, बस एक शब्द। लेकिन गाओ लांग की पीठ पर ठंडा पसीना उतर आया। उसी समय बीजिंग के एक रोमांटिक कपल होटल रूम में बड़े बिस्तर पर महंगे गिफ्ट बॉक्स बिखरे पड़े थे। ये शुईसु मोबाइल स्क्रीन पर खबरें देख रही थी। पूरी राजधानी में फू परिवार और ये परिवार उसे ढूंढ रहे थे। उसके लाल होंठों पर ठंडी मुस्कान उभरी। हाँ, बस ऐसा ही होना चाहिए। उसने मोबाइल में समय देखा। तभी पीछे दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। उसकी आंखों में हल्की चमक आई। उसने जानबूझकर अपने शरीर से रेट्रो लाल ड्रेस उतार दी। उसका शरीर बेहद सुंदर और संतुलित था। गोरा रंग जेड की तरह चमक रहा था। लंबे काले बाल रेशम जैसे बिखर गए। अब उसके शरीर पर सिर्फ अंदरूनी कपड़े थे। वो करवट लेकर बिस्तर पर लेट गई। उसने दरवाजे पर खड़े इंसान की तरफ उंगली से इशारा किया। उसकी आवाज हल्की मदहोश करने वाली थी। आप आ गए। हालांकि बाहर से वह शांत दिख रही थी, लेकिन उसकी भींची हुई मुट्ठियां बता रही थीं कि वह कितनी तनाव में थी। सामने वाला आदमी अभी पूरी तरह करीब भी नहीं आया था, लेकिन उसकी शक्तिशाली मौजूदगी का दबाव पहले ही पूरे कमरे में फैल चुका था। काले कपड़ों में वह लंबा शरीर बिस्तर से कुछ दूरी पर रुक गया। फू लिनन नीचे झुककर उसे देख रहा था। उसकी काली आंखों में गहरा अंधेरा उतर आया। कलाई पर बंधी बुद्ध माला के मनके धीरे धीरे हिल रहे थे।
पूरा कमरा भारी और घुटन भरे माहौल से भर गया। फू लिनन के पतले होंठ हल्के से हिले। वो समझ नहीं पा रहा था, ये शुईसु आखिर करना क्या चाहती है। फिर जैसे उसे कुछ समझ आया, उसकी आंखों में जमा बर्फीला तूफान और भयानक हो गया। कमरे में अचानक हत्या जैसा दबाव फैल गया। माहौल बदलता महसूस करके ये शुईसु का शरीर सख्त हो गया। तभी एक ठंडे बड़े हाथ ने उसका चेहरा पकड़ लिया। फू लिनन की बर्फ जैसी आवाज उसके कानों में गूंजी। तुम ठीक हो। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि चेहरा दर्द करने लगा। ये शुईसु ने हल्की सांस खींची। वो पहले जन्म की तरह अब भी बिल्कुल नहीं बदला था। अब भी उसे औरतों के साथ नरमी से पेश आना नहीं आता था। उसकी भयावह मौजूदगी के कारण ये शुईसु का शरीर फिर कांप गया। वो उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी उन गहरी आंखों में कितना खतरनाक तूफान छिपा हुआ है। ये शुईसु ने अपने होंठ काटे, फिर पूरे शरीर की जकड़न दबाते हुए उसने और भी मोहक अंदाज बनाया। उसने फू लिनन की तरफ आंखें उठाईं और धीमे से कहा, लिनन, मैं यहाँ आपका बहुत देर से इंतजार कर रही थी। जानबूझकर नर्म बनाई गई उसकी आवाज हल्के हल्के कांप रही थी। तनाव की वजह से ये शुईसु की हथेलियों में पसीने की महीन बूंदें आ चुकी थीं। उसका चेहरा बेहद नाजुक और आकर्षक था। पतली लंबी फीनिक्स आंखें, चांद जैसी मुड़ी भौहें और आंखों के कोने पर छोटा सा लाल तिल। इतनी खूबसूरत कि शायद ही कोई आदमी उसकी मोहकता का विरोध कर पाता। अचानक उसके चेहरे को पकड़े हुए ताकत थोड़ी ढीली हो गई। कमरे में फैला दम घोंटने वाला दबाव भी कुछ कम हुआ। फू लिनन ने उसे गहराई से देखा। उसका एडम्स एप्पल हल्का सा हिला। उसकी बड़ी उंगलियां धीरे धीरे ये शुईसु के चेहरे पर घूमी। उसकी ठंडी आवाज टूटी हुई बर्फ जैसी थी। तुम मेरा इंतजार कर रही थी। असल में, लिनन कहकर पुकारने से ही फू लिनन का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ था। कम से कम अब उसे लगा कि ये शुईसु किसी और आदमी का इंतजार नहीं कर रही थी। लेकिन ये सोचते ही उसके भीतर फिर हत्या जैसी ठंडक उठी। पूरी राजधानी जानती थी कि ये शुईसु फू शेंग के लिए शादी से भागी थी, और इस वक्त फू लिनन भी यही सोच रहा था। यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। कमरे का माहौल अब भी बेहद भारी था। ये शुईसु की हथेलियां पूरी तरह भीग चुकी थीं। फिर भी उसने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की। उसने हाथ उठाकर फू लिनन के कॉलर को पकड़ा। उसकी आंखों में देखते हुए बोली, हाँ, लिनन, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। सगाई से पहले हमारे रूम डेट का इंतजार। उसकी सांसें फू लिनन की गर्दन पर पड़ रही थीं। उसकी ठंडी गर्दन हल्की लाल हो गई। औरत की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें अजीब जिद भी थी। वह सामान्य से कहीं ज्यादा मोहक लग रही थी। उसकी आवाज में हल्की शरारती मिठास थी। फू लिनन की हत्या जैसी भावना काफी कम हो गई। उसके बर्फ जैसे पतले होंठों पर अचानक मुस्कान उभरी। ओह, रूम डेट। उसकी आवाज बेहद अस्पष्ट और खतरनाक थी। उसकी गहरी आंखों में धुएं जैसी गर्मी उतर आई। उसके संयमित काले चीनी कपड़े भी अचानक वासना की हल्की परत से ढके लगने लगे। उसकी निगाहें धीरे धीरे ये शुईसु के चेहरे से नीचे फिसलीं। जहां जहां उसकी नजर गई, ये शुईसु का शरीर कांप उठा। बहुत सी औरतों ने फू लिनन को रिझाने की कोशिश की थी। कुछ तो ये शुईसु से भी ज्यादा मोहक थीं, लेकिन केवल ये शुईसु ही थी जिससे फू लिनन सच में प्रभावित हुआ। ये शुईसु अब भी तनाव में थी, लेकिन उसने राहत की सांस ली। उसकी नजर दरवाजे की तरफ गई। वो समय गिन रही थी। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। बस अब समय आने वाला था। उसने सबके लिए एक बड़ा खेल तैयार किया था। फू लिनन फिर उसके करीब आया। उसका चेहरा इतना परफेक्ट था कि राजधानी की लगभग हर औरत उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन उस चेहरे को देखते हुए ये शुईसु को अचानक अपना पिछला जन्म याद आ गया। मरने से पहले शाह सेहान ने बताया था, फू लिनन ने उसे बचाने के लिए सारी संपत्ति ट्रांसफर कर दी थी, यहाँ तक कि वह फू शेंग के सामने घुटनों पर भी बैठा था। ये सोचकर उसका दिल कांप उठा। वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि इतना घमंडी और ठंडा आदमी किसी के सामने घुटने टेक सकता है।
और वो भी उसके लिए। इस जन्म में उसे फिर वैसा नहीं होना चाहिए। उसी पल अचानक उसकी गर्दन में तेज दर्द हुआ। ये शुईसु तुरंत वर्तमान में लौट आई। उसने देखा फू लिनन उसे ठंडी निगाहों से घूर रहा था। ये शुईसु के मन में तुरंत खतरे की घंटी बजी। जैसा उसने सोचा था, फू लिनन की बर्फीली आवाज गूंजी। झूठ, भागकर शादी। अभी कुछ पल पहले ये शुईसु की आंखों में जो अजीब भावना थी। फू लिनन ने उसे अपराधबोध समझ लिया था। और क्यों अपराधबोध? उसके हिसाब से जवाब साफ था। कमरे का दबाव फिर सबसे नीचे गिर गया। ये शुईसु का दिल फिर कांप उठा। उसे पता था कि फू लिनन ने गलत समझ लिया है, लेकिन उसने अनजान बनने का फैसला किया। उसने जल्दी से अपनी भावनाएं छिपाईं। फिर हाथ उठाकर उसकी गर्दन पर रखे फू लिनन के हाथ को पकड़ा और नर्म आवाज में बोली, लिनन, आप मुझे दर्द दे रहे हैं। क्या मुझे छोड़ेंगे नहीं? उसकी लाल होंठों से निकली आवाज बेहद कोमल थी। और सच में, फू लिनन की पकड़ थोड़ी ढीली हो गई, लेकिन उसकी गहरी आंखें अब भी उसे घूर रही थीं। उन आंखों में साफ लिखा था, मैं देखता हूँ, तुम कितना नाटक कर सकती हो। ये शुईसु का दिल डूब गया। फिर भी उसने बात जारी रखी, मैं आपकी मंगेतर हूँ। मैं किसी और के साथ कैसे भाग सकती हूँ? मैं सच में यहाँ आपका इंतजार कर रही थी। उसने अपनी चमकती फीनिक्स आंखों से बिस्तर की तरफ इशारा किया। अगर यकीन नहीं तो देखिए, मैंने आपके लिए गिफ्ट्स भी खरीदे हैं। बिस्तर के चारों ओर रखे गिफ्ट बॉक्स पर लिखा था, टू फियोंसे फू लिनन। उसकी गर्दन पर रखा हाथ आखिर हट गया। ये शुईसु ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ उसने पहले से तैयारी कर ली थी। फू लिनन जैसे आदमी को बेवकूफ बनाना असल में शेर के सिर पर हाथ फेरने जैसा था, लेकिन उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। उसी समय फू लिनन की ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन से नीचे सरकने लगी। उसकी गहरी आंखें लगातार ये शुईसु पर टिकी थीं। उसकी भारी आवाज थोड़ी भर्रा गई थी। अगर तुम्हें पता है कि तुम मेरी मंगेतर हो, तो तुम्हें मंगेतर की जिम्मेदारियां भी निभानी चाहिए। ये शुईसु का दिल जोर से धड़क उठा। वो पीछे हट गई। तभी धड़ 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 बाहर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। घबराई हुई आवाजें सुनाई दी। मिस ये, क्या आप अंदर हैं? शुईसु, दरवाजा खोलो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कमरे का माहौल अचानक जम गया। फू लिनन का हाथ अब भी उसके शरीर पर था, लेकिन उसकी नजर दरवाजे की तरफ चली गई, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। ये शुईसु ने राहत महसूस की। उसने अपनी लंबी फीनिक्स आंखें सिकोड़ते हुए दरवाजे की तरफ देखा। बिल्कुल सही समय। दरवाजा अब टूटने ही वाला था। फू लिनन आखिर उससे अलग हुआ। उसने पास पड़ी स्कर्ट उठाकर उसकी तरफ फेंकी। पहनो इसे। ये शुईसु ने जल्दी से स्कर्ट पहन ली। फू लिनन ने अपनी भावनाएं दबाईं। उसकी नजरें उससे हट गईं। वो दरवाजा खोलने ही वाला था कि पीछे से ये शुईसु ने पुकारा, लिनन। फू लिनन मुड़ा। उसकी आंखें गहरी थीं। क्यों? क्या जारी रखना चाहती हो? जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, ये शुईसु ने अपनी लंबी टांगों से उसे अचानक बिस्तर की तरफ खींच लिया। फू लिनन की आंखों में खतरनाक आग भड़क उठी, लेकिन इससे पहले कि वह समझ पाता, एक बड़ा कंबल उसके ऊपर डाल दिया गया। आखिरी बार जो चीज उसने देखी, वह थी ये शुईसु की चमकती हुई फीनिक्स आंखें। अच्छा, तो यह औरत खेल खेल रही है। वह देखना चाहता था कि आखिर वह क्या करने वाली है। अगले ही पल, धड़ाम, दरवाजा तोड़ दिया गया। श्रेया सिहान और मीडिया रिपोर्टर कमरे में घुस आए, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर जो लोग अभी तक शोर मचा रहे थे, अचानक पूरी तरह शांत हो गए। सबसे पहले श्रेया सिहान ने ही चुप्पी तोड़ी। वो अविश्वास से ये शुईसु की तरफ बढ़ी। उसके चेहरे पर नकली चिंता थी, लेकिन आंखों में व्यंग्य छिपा था। उसने धीमी और चिंतित आवाज में कहा, शुईसु, तुम ऐसी कैसे हो गई? आज तुम्हारी सगाई है। सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम किसी दूसरे आदमी के साथ यहाँ छिपकर। उसका अधूरा रुकता हुआ अंदाज ही लोगों की कल्पनाओं को भड़काने के लिए काफी था। उसके चेहरे पर चिंता और हैरानी का अभिनय थोड़ा बड़ा चढ़ाकर था,
लेकिन इस समय ये शुईसू की हालत देखकर वह बिल्कुल सही लग रहा था। रोमांटिक कपल रूम के अंदर ये शुईसू के कपड़े अस्त व्यस्त थे। उसके बाल बिखरे हुए थे, गर्दन पर लाल निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वो बिस्तर के किनारे खड़ी थी और घबराई हुई नजरों से अंदर घुसे लोगों को देख रही थी। और सबसे अहम बात, बड़े बिस्तर के नीचे साफ दिख रहा था कि कोई लंबा आदमी छिपा हुआ था। आज ये शुईसू की सगाई बीजिंग के सबसे बड़े और चर्चित आदमी फू लिनन से होने वाली थी। रिपोर्टर्स तो सिर्फ भागी हुई दुल्हन की खबर लेने आए थे, लेकिन किसे पता था कि वे सीधे अवैध संबंध वाले दृश्य पर पहुंच जाएंगे। रिपोर्टर्स तुरंत उत्साहित हो गए। वे माइक आगे बढ़ाकर लगातार सवाल पूछने लगे। मिस ये, आपने पहले सार्वजनिक रूप से यंग मास्टर फू शेंग के लिए अपनी भावनाएं जाहिर की थीं। क्या अभी आपके साथ कमरे में मौजूद आदमी वही हैं? आज आपकी सगाई फू शाओ से है। क्या आपने सोचा है कि उन्हें इसका क्या जवाब देंगी? मिस ये, सुना है कि ये और फू परिवार के बीच बड़ा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। क्या आपने इस भागने और धोखा देने के परिणामों के बारे में सोचा है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रिपोर्टर्स के सवाल बेहद तीखे थे, लेकिन ये शुईसू बिना घबराए सबके सामने खड़ी रही। उसने शांत चेहरे से अपने जानबूझकर बिखेरे गए कपड़े ठीक किए, हालांकि उसकी गर्दन के लाल निशान अब भी छिप नहीं पा रहे थे। उसने उलझन भरे अंदाज में पूछा, भागना, धोखा, आप लोग क्या कह रहे हैं? उसके बोलते ही पूरा कमरा शांत हो गया। फिर उसने अपनी लंबी फीनिक्स आंखें उठाईं और सीधे श्रेया सिहान की तरफ देखा। उसकी आवाज अचानक ठंडी हो गई। सिहान, क्या तुमने ही मुझे नहीं कहा था कि मैं लिनन के लिए सगाई का गिफ्ट खरीदने बाहर जाऊं? तो फिर तुमने सबको ये क्यों कहा कि मैं भाग गई हूं और किसी के साथ धोखा कर रही हूं? श्रेया सिहान एक पल के लिए जड़ हो गई। उसे अचानक बुरा एहसास हुआ। तभी ये शुईसू ने अपना माथा पकड़ा और कमजोर आवाज में बोली, क्या आप लोग थोड़ा हट सकते हैं? इतने लोग अचानक अंदर आ गए, मुझे चक्कर आ रहा है। फिर उसने पानी का गिलास उठाया और श्रेया सिहान की तरफ हल्की मुस्कान के साथ देखा। कुछ दिन पहले मुझे तेज बुखार था, लेकिन डॉक्टर तुम्हारी माँ को देखने में लगे रहे। अगर उसी वजह से मेरी बीमारी जड़ पकड़ गई तो। ये कहते हुए उसका चेहरा और कमजोर दिखने लगा। कमरे में मौजूद लोग एक दूसरे को देखने लगे। उनकी निगाहें धीरे धीरे श्रेया सिहान पर बदलने लगी। श्रेया सिहान को भी तुरंत समझ आ गया। उसे लगा था कि ये शुईसू सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए बातें बना रही है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये शुईसू अब इतनी चालाक हो चुकी है। फिर भी उसके हिसाब से ये शुईसू पकड़ी जा चुकी थी। फू शेंग यहाँ नहीं था, तो बिस्तर के नीचे आदमी कौन था? श्रेया सिहान ने तुरंत दुखी चेहरा बनाया। शुईसू, मुझे पता है कि अभी तुम घबरा गई हो, तुम रंगे हाथों पकड़ी गई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी गलती छिपाने के लिए झूठ बोलो। लोग फिर अजीब नजरों से ये शुईसू को देखने लगे। श्रेया सिहान धीरे धीरे बिस्तर की तरफ बढ़ी। उसने चिंता जताते हुए कहा, कल रात तुमने खुद मुझसे कहा था कि तुम्हें आज फू शाओ से सगाई करने में डर लग रहा है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, वो तुम्हारे मंगेतर हैं। तुम किसी दूसरे आदमी के साथ। उसका मकसद साफ था, वो सबका ध्यान पूरी तरह ये शुईसू पर डालना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसने कंबल हटाया, उसकी नजर एक जोड़ी बर्फ जैसी ठंडी आंखों से टकराई। दफा हो जाओ। आदमी की आवाज ऐसी थी जैसे 1000 साल पुरानी बर्फ की गुफा से निकली हो। श्रेया सिहान डर के मारे सीधा जमीन पर गिर गई। वो बिजली गिरने जैसी हालत में जड़ हो गई। तब तुम, उसकी आवाज कांप रही थी, क्योंकि बिस्तर के नीचे छिपा आदमी फू लिनन था। रिपोर्टर्स ने भी ये देख लिया। जब उन्होंने उस ठंडे और शाही आदमी को बिस्तर से उतरते देखा, सबकी आंखें फैल गईं। लगभग सबके जबड़े गिर गए। जिस आदमी के साथ अफेयर की बात हो रही थी, वो खुद उसका असली मंगेतर निकला। ये तो इस सदी की सबसे बड़ी गलतफहमी थी। फू लिनन की बर्फ जैसी नजर भीड़ के बीच तुरंत ये शुईसू पर जाकर रुकी। उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली,
फिर अपनी लंबी उंगलियों वाले हाथ से कोट उतारकर सीधे ये शुईसू के ऊपर डाल दिया। ये शुईसू तुरंत उसके सीने से लग गई। उसने मासूमियत से कहा, लिनन, आप जाग गए। जैसे सच में उसे लगा हो कि फू लिनन अभी अभी सोकर उठे हैं। फू लिनन की आंखों में ठंडी चेतावनी चमकी। ये शुईसू अंदर से कांप गई, लेकिन उसने उसकी बाहों में झुकी हुई मुद्रा नहीं बदली। फू लिनन की लंबी उंगलियां उसकी पतली कमर पर कस गईं। फिर उसने मुड़कर शाह सेहान को देखा। उसकी आवाज बेहद ठंडी और आदेश भरी थी। घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। उसकी मौजूदगी राजा जैसी दबावपूर्ण थी। शाह सेहान लगभग तुरंत घुटनों पर गिर गई। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। वो हकलाते हुए बोली, न नहीं, फू शाओ, मैंने ऐसा मतलब नहीं निकाला। मुझे नहीं पता था कि बिस्तर पर आप हैं। नानतांग के फू परिवार का उत्तराधिकारी फू लिनन, ऐसा आदमी जो सिर्फ पैर पटक दे तो पूरी राजधानी हिल जाए। और अभी कुछ मिनट पहले उसने उसे जंगली आदमी कहा था। वह डर से कांपना स्वाभाविक था। तभी फू लिनन के विशेष सहायक गाओ लांग अंदर आए। उन्होंने झुककर शाह सेहान के कान में कुछ कहा। सुनते ही उसकी आंखें फैल गईं। गाओ लांग ने शांत स्वर में जोड़ा, मिस शाह, आपके व्यवहार ने फू शाओ और मिस ये दोनों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। आप चाहें तो माफी न मांगें, लेकिन उसके परिणाम भी आपको ही भुगतने होंगे। रिपोर्टर्स चुपचाप सब रिकॉर्ड कर रहे थे, और शाह सेहान अब भी जमीन पर गिरी हुई थी। ये दृश्य उसके लिए बेहद अपमानजनक था। उसकी मुट्ठियां कांप रही थीं, आंखों में नफरत चमक रही थी, लेकिन वो फू लिनन की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। आखिर उसने आंसू भरी आंखों से ये शुईसू की तरफ देखा और बोली, शुईसू, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारी चिंता में किया। हम बहनें हैं। क्या तुम फू शाओ से मेरे लिए बात नहीं करोगी? उसकी शक्ल इतनी बेचारी थी जैसे अगर ये शुईसू उसकी मदद नहीं करेगी तो बहनापा ही झूठा साबित हो जाएगा। लेकिन ये शुईसू की आंखों में ठंडी चमक उभरी। सिर्फ घुटनों पर बैठकर माफी मांगना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। पिछले जन्म में उसने उसके साथ जो किया था, उसके सामने ये कुछ भी नहीं था। असल दर्द तो अभी शुरू हुआ था। ये शुईसू ने हल्की असहाय मुद्रा बनाई। उसने फू लिनन की तरफ देखा। उसकी आंखों में बनावटी बेबसी चमकी। लिनन, अच्छा हुआ आप अभी जाग गए, वरना सेहान सच में सोच बैठती कि मैं आपका अफेयर चला रही हूँ। फिर लोग हमारे बारे में क्या सोचते। वो आगे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर फू लिनन की आंखों में छिपी ठंडी चेतावनी से टकराई, वो तुरंत चुप हो गई। फिर उसने दोनों हाथ फैलाकर असहाय चेहरा बनाया और कहा, लिनन, नहीं तो आप सेहान को जाने दीजिए। हालांकि यह एक तरह की विनती थी, लेकिन इससे सब लोगों की शाह सेहान के लिए बची हुई सहानुभूति भी तुरंत खत्म हो गई। कुछ ही देर में शाह सेहान को महसूस हुआ कि ये शुईसू ने उसे पूरी तरह बेइज्जत कर दिया है। फू लिनन ने अपने पतले होंठ ठंडेपन से भींचे रखे और कुछ नहीं कहा। मौके का माहौल अब भी दबाव से भरा हुआ था। तभी गाओ लांग ने शाह सेहान की तरफ देखकर कहा, मिस शाह, आपके पास सोचने के लिए 3 सेकंड हैं कि आपको माफी मांगनी है या नहीं। 3, 2, सॉरी, फू शाओ, शुईसू, मुझसे गलती हो गई। गाओ लांग के आखिरी शब्द बोलते ही शाह सेहान ने आखिरकार अपमान सहते हुए घुटनों के बल माफी मांग ली। उसकी मुट्ठियां कस गई थीं। शरीर हल्का कांप रहा था। आवाज भी कांप रही थी। वह शाह सेहान, जिसे हमेशा ऊपर रखा गया था, आज इस तरह सबके सामने झुकने पर मजबूर हो गई थी। उसकी आंखों में बदले की आग भर चुकी थी। रिपोर्टर्स के कैमरे लगातार इस दृश्य को रिकॉर्ड कर रहे थे। ये शुईसू ने ठंडी मुस्कान के साथ होंठ मोड़े और बॉडीगार्ड्स की सुरक्षा में फू लिनन के साथ वहां से चली गई। पीछे शाह सेहान नफरत भरी नजरों से उसे घूरती रह गई, लेकिन रिपोर्टर्स ने उसे फिर घेर लिया। मिस शाह, आपने मिस ये को इस समय सगाई का गिफ्ट खरीदने बाहर क्यों भेजा? क्या आपको पता था कि मिस ये फू शाओ के साथ थी? मिस शाह, मिस ये ने कहा कि ये परिवार में डॉक्टर ने पहले मिस ये का इलाज नहीं किया और आपकी मां की जांच की। क्या ये सच है?
कृपया हमें विस्तार से बताइए। मिस श्या, अभी अभी हुई बेइज्जती के बाद श्या सिहान का किसी सवाल का जवाब देने का मन नहीं था। उसने आंसू भरी आंखों से कहा, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं तो सिर्फ शुईसू की भलाई चाहती थी। ये कहकर वह जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग गई और आखिरकार रिपोर्टर्स से पीछा छुड़ा लिया। वॉशरूम के अंदर उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसका चेहरा डरावना हो चुका था। उसने फोन मिलाया और दांत पीसते हुए बोली, माँ। काली बेंटले कार के अंदर। कार का माहौल इतना ठंडा था कि जैसे मौसम ही बदल गया हो। फू लिनन चुप था, लेकिन उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा दबाव थी। ये शुईसू का पूरा शरीर तनाव में था। उसने चोरी से फू लिनन की तरफ देखा और तुरंत उसकी नजर फू लिनन की गंभीर आंखों से टकरा गई। वो हल्का कांप गई और नजरें हटाने ही वाली थी कि फू लिनन की ठंडी उंगलियों ने उसका चेहरा पकड़ लिया। उसकी काली आंखें सीधे उसे भेद रही थीं। तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी मेरा इस्तेमाल करने की? ये शुईसू ने धीरे से लारने ली। इस आदमी की मौजूदगी ही लोगों को दबा देने के लिए काफी थी। अगर शुरुआत में उसने कहा था कि वो फू लिनन के साथ रूम डेट करना चाहती है और फू लिनन ने उस पर यकीन कर लिया था, तो अब चीजें यहाँ तक आने के बाद इतना बुद्धिमान आदमी उसके झूठ पर दोबारा भरोसा नहीं करेगा। अब फू लिनन साफ समझ चुका था कि यह सब शुरू से अंत तक एक खेल था और वो खुद भी उस खेल का हिस्सा बना दिया गया था। सबसे बड़ी बात, फू लिनन को सबसे ज्यादा नफरत धोखे से थी, लेकिन ये शुईसू पहले से इस पल के लिए तैयार थी। कुछ चीजें ऐसी थीं जो उसे करनी ही थी, चाहे कुछ समय के लिए फू लिनन नाराज क्यों न हो जाए। उसने जानबूझकर डर भरी नजर दिखाई, फिर नर्म आवाज में बोली, लिनन, गुस्सा मत हो। मैंने ये सब हमारे लिए किया। फू लिनन पहले भी उसे ऐसे दबा चुका था, लेकिन हर बार ये शुईसू जिद्दी विरोध करती थी। इस बार उसका अचानक नर्म पड़ जाना उसे थोड़ी देर के लिए चौंका गया। फू लिनन की आवाज अब भी ठंडी थी। ओह, तो बताओ, हमारे लिए कैसे? ये शुईसू ने देखा कि उसका रवैया थोड़ा नर्म हुआ है, तो वह थोड़ा और साहसी हो गई। लिनन, आप जानते हैं कि पहले फूशेंग की वजह से मैंने आपसे झगड़ा किया था। उसने बस इतना कहा ही था कि कार के अंदर का तापमान और गिर गया। फू लिनन की आंखों में फिर बर्फीला तूफान उठ खड़ा हुआ। उसकी उंगलियों की पकड़ और कड़ी हो गई। उसकी आवाज सामान्य थी, लेकिन उतनी ही डरावनी। तो सच में तुमने ये सब फू शेंग के लिए किया? बताओ, अब कौन सा खेल खेल रही हो? सालों से वह सिर्फ ये शुईसू में दिलचस्पी रखता था, लेकिन ये शुईसू हमेशा फू शेंग के पीछे भागती रही, बार बार उसकी सीमा छूती रही। हर बार जब वो उसके मुंह से फू शेंग का नाम सुनता, उसका शांत दिमाग तुरंत हिंसक और बेचैन हो जाता था। फू लिनन की पकड़ इतनी कड़ी हो गई कि ये शुईसू की आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला और जल्दी से बोली, मैं पहले फू शेंग को समझती ही नहीं थी। आज मैंने मीडिया के सामने ये सब इसलिए किया ताकि सबको पता चले कि मैं फू लिनन की औरत हूँ, और मीडिया मेरे और फू शेंग के पुराने मामलों को भूल जाए। मैं फू लिनन की औरत हूँ। उसके ये शब्द सुनते ही फू लिनन का गुस्सा काफी कम हो गया। उसकी उंगलियों की पकड़ ढीली पड़ गई। चेहरे का ठंडापन भी थोड़ा नर्म हुआ। उसके पतले होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। बिल्कुल, तुम मेरी ही औरत हो। उसकी आवाज में ऐसा अधिकार था जैसे सामने खड़ी औरत सच में उसकी निजी संपत्ति हो। ये शुईसू ने आगे कहा, लिनन, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। हम जल्द ही सगाई करने वाले हैं। अगर मैं आपकी मंगेतर बनना चाहती हूँ, तो मुझे अपने पुराने रिश्तों से पूरी तरह अलग होना पड़ेगा। असल में आज का पूरा खेल उसने सिर्फ अपनी और फू लिनन की इज्जत बचाने के लिए नहीं रचा था। पिछले जन्म में उसने फू लिनन को बहुत चोट पहुंचाई थी। इस जन्म में वह नहीं चाहती थी कि लोग कहें, फू लिनन की मंगेतर किसी और से प्यार करती है। लेकिन इसके अलावा उसका दूसरा मकसद भी था, श्या सिहान और श्या यंग को बर्बाद करना। आज के बाद मीडिया निश्चित ही उन्हें चैन से नहीं रहने देगा। इस समय भी फू लिनन द्वारा गला पकड़ने के निशान उसकी गर्दन पर लाल पड़े हुए थे।
उसकी गोरी त्वचा पर वे निशान अजीब तरह से मोहक लग रहे थे। उसने अभी भी फूल लिनन का कोट पहना हुआ था। अंदर लाल ड्रेस पहले से ज्यादा बिखरी और आकर्षक दिख रही थी। ऐसी ये शुईसू को देखकर फूल लिनन की आंखें और गहरी हो गईं। लेकिन उसकी चालाक और हिसाबी नजरों को देखकर उसके अंदर एक अजीब बेचैनी भी उठी। उसे महसूस हो रहा था कि अब वो ये शुईसू को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा, और उसे यह एहसास बिल्कुल पसंद नहीं था। फूल लिनन ने हल्के से होंठ मोड़े। उसकी बर्फ जैसी आंखें सीधे ये शुईसू पर टिक गईं। अगर चाहती हो कि मैं तुम पर भरोसा करूं, तो कर सकता हूँ। फिर उसने अपनी उंगली ये शुईसू के लाल होंठों की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन सिर्फ मुंह से कह देना। क्या ये थोड़ा कम ईमानदार नहीं लगता? बर्फ जैसी ठंडी कार के अंदर अब एक अजीब गर्माहट फैल चुकी थी। ये शुईसू का शरीर हल्का कांप उठा। सिर्फ मुंह से नहीं, तो फूल लिनन उससे क्या चाहता था? ये शुईसू ने उसकी गहरी काली आंखों में देखा। उन आंखों की गहराई इतनी खतरनाक थी कि उसका दिल अनायास कांप गया। लेकिन अगले ही पल उसने बिना झिझक अपनी बांह उसकी गर्दन के चारों ओर डाल दी और अपने होंठ फूल लिनन के पतले होंठों पर रख दिए। फूल लिनन अब भी उसके प्रति पूरी तरह नर्म नहीं हुआ था। ये शुईसू जानती थी कि वह अभी भी उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं करता, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आगे अभी एक और बड़ा खेल बाकी था। उसे यकीन था कि वह धीरे धीरे फूल लिनन की उसके बारे में बनी सारी धारणाएं बदल देगी। ये शुईसू के होंठ मुलायम और गर्म थे। उनमें एक हल्की, ताज़ा खुशबू थी। न कोई तेज परफ्यूम, न कोई बनावटी महक, बस एक ऐसी सुगंध जो अनजाने में आदमी को अपनी ओर खींच ले। फूल लिनन ने पहली ही छुअन में खुद को उस एहसास में डूबता हुआ पाया। उसका बड़ा हाथ सीधे ये शुईसू के सिर के पीछे गया, और उसने अचानक चुंबन को और गहरा कर दिया। पिछले जन्म में भी फूल लिनन ने उसे चूमा था, लेकिन हर बार अंत ये शुईसू के विरोध और संघर्ष पर हुआ था। हर बार उनके बीच तूफान खड़ा हो जाता था। लेकिन इस बार ये शुईसू ने पहली बार सच में फूल लिनन को महसूस किया। उसकी सांसें, उसकी गर्माहट, उसका दबाव, उसे अनायास महसूस हुआ कि यह सब पिछले जन्म से कितना अलग है। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। बीजिंग का सबसे आलीशान जुनहुआंग होटल काली बेंटले होटल के सामने आकर रुकी। फूल लिनन और ये शुईसू साथ बाहर उतरे। एक बेहद खूबसूरत जोड़ी, मानो किसी पेंटिंग से निकलकर आए हों। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, सबकी निगाहें उन्हीं पर टिक गईं। सगाई की पार्टी बेहद भव्य थी। पूरा हॉल रोशनी, महंगी शराब और हाई सोसाइटी के लोगों से भरा हुआ था। लेकिन उन सबके बीच सबसे चमकदार मौजूदगी सिर्फ फूल लिनन और ये शुईसू की थी। चारों तरफ से बधाइयां आने लगीं। आखिरकार आज फू शाओ को करीब से देखा। कितने हैंडसम हैं मिस, ये आज बेहद खूबसूरत लग रही हैं। फू शाओ, मिस, ये आपको इस शुभ दिन की बधाई। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। तभी गाओ लांग आकर फूल लिनन के कान में कुछ फुसफुसाए। फूल लिनन की गहरी आंखें ये शुईसू पर टिक गईं। हजारों चमकदार चेहरों के बीच उसका लाल विंटेज गाउन सबसे अलग दिख रहा था। खूबसूरत, आकर्षक, और फिर भी बेहद शुद्ध, जैसे पानी में खिला कमल। कुछ देर बाद फूल लिनन वहां से चला गया। हॉल में अब भी संगीत और बातचीत जारी थी। इसी बीच ये शुईसू की नजर अचानक हॉल के एक कोने पर पड़ी। सफेद सूट में खड़ा एक आदमी चोरी छिपे उसे देख रहा था। फू शिंग। उसे देखते ही ये शुईसू की आंखों में क्रूर ठंडक चमक उठी। उसके हाथ में पकड़ा शैंपेन ग्लास लगभग टूटने वाला था। उसे पिछले जन्म की हर बात याद आने लगी। कैसे फू शिंग ने उसके भरोसे का इस्तेमाल किया, कैसे उसने उसके परिवार को बर्बाद किया, कैसे उसने धीरे धीरे उसके आसपास हर इंसान को खत्म कर दिया। उस पल ये शुईसू सच में चाहती थी कि फू शिंग को टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन नहीं, सिर्फ मौत बहुत आसान सजा थी। वो उससे सब कुछ छीनना चाहती थी, एक एक चीज, धीरे धीरे, ताकि उसकी पूरी जिंदगी नरक बन जाए। ये शुईसू धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। लाल ड्रेस में वह कांटों वाले गुलाब जैसी लग रही थी। फू शेंग कुछ पल के लिए उसे देखता रह गया।
आज की ये शुईसु पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके अंदर एक अलग ही आकर्षण था। फू शेंग के मन में अचानक लालच उठा। वो मन ही मन मुस्कुराया। उसके हिसाब से, चाहे ये शुईसु की सगाई फू लिनन से हो रही हो, लेकिन आखिरकार वो उसी के पास लौटेगी। उसे बस सही समय का इंतजार करना था। फू शेंग, ये शुईसु की आवाज सुनते ही फू शेंग का दिल अचानक जोर से धड़का। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी छाती में सुई चुभो दी हो, लेकिन वह तुरंत संभल गया। उसने जल्दी से आसपास देखा और उसे एक खंभे के पीछे खींचते हुए धीमी आवाज में कहा, शुईसु, आज तुम्हारी और बड़े भाई की सगाई है। तुम्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए। अगर बड़े भाई ने देख लिया तो वो तुम्हें सजा देंगे। मुझे पता है कि तुम उन्हें सहन नहीं कर पाती। उसकी आवाज में चिंता और प्यार का अभिनय था, लेकिन असल में वह सिर्फ खुद के पकड़े जाने से डर रहा था। ये शुईसु अंदर ही अंदर ठंडी हंसी हंस पड़ी। उसे खुद पर गुस्सा आया कि पिछले जन्म में वह ऐसे आदमी को पहचान नहीं पाई थी। हाँ, अगर वह फू लिनन को नाराज करती तो शायद वह उसे सजा देता, लेकिन अब सोचने पर उसे समझ आ चुका था। फू लिनन ने उसे कभी सच में चोट नहीं पहुंचाई। जो दर्द फू शेंग और श्या सेहान ने उसे दिया था, उसके सामने फू लिनन की हर सजा कुछ भी नहीं थी। ये शुईसु ने खुद को बहुत मुश्किल से रोका ताकि वो फू शेंग का गला दबाकर वहीं खत्म न कर दे। उसने ठंडी आवाज में कहा, फू शेंग, क्या तुम अब भी बकवास करोगे? मैं लिनन को सहन नहीं कर सकती। यह सच यह है कि अब तुम मुझे नहीं चाहते। मत सोचो कि मुझे तुम्हारे कारनामों के बारे में कुछ पता नहीं। ये कहते समय उसकी आंखों में साफ नफरत थी। फू शेंग उस नजर से चौंक गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए अपराध बोध चमका। क्या ये शुईसु को सच में सब पता चल गया? यह उसके लिए अच्छा संकेत नहीं था। उसका रवैया तुरंत नर्म हो गया। वह धीरे से बोला, शुईसु, तुम्हें क्या पता चला? उसने प्यार जताने वाली आवाज में कहा, तुम जानती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसकी आंखें बेहद भावुक दिख रही थीं, लेकिन ये शुईसु को सिर्फ घिन महसूस हुई। उसकी आंखों में ठंडक और बढ़ गई। मुझे शुईसु मत कहो, तुम्हारे मुंह से सुनकर मुझे घिन आती है। श्या सेहान ने मुझे तुम्हारे और उसके बारे में सब बता दिया है। अब और क्या छिपाओगे? फू शेंग पूरी तरह चौंक गया, और अगले ही पल उसके अंदर गुस्सा भी भर गया। क्या श्या सेहान ने सच में सब बता दिया? हाँ, उसका श्या सेहान के साथ संबंध था, लेकिन उसने कभी नहीं चाहा था कि ये शुईसु को पता चले, क्योंकि उसे अभी भी ये शुईसु की जरूरत थी। फू शेंग ने जल्दी से खुद को संभाला। शुईसु, तुम गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। पहले तुम सगाई कर लो, फिर मैं तुम्हें सब समझाऊंगा, ठीक है? उसने खुद को बेहद विनम्र और दुखी दिखाने की कोशिश की, जैसे वह सच में उससे बहुत प्यार करता हो। ऐसा चेहरा अक्सर औरतों का दिल पिघला देता था, लेकिन ये शुईसु सिर्फ हंस पड़ी। गलत फहमी। फू शेंग, पहले मैं अंधी थी इसलिए तुम्हारी मीठी बातों में आ गई। अब नहीं, तुम और श्या सेहान साथ सो चुके हो। अब क्या सफाई दोगे? बताओगे कि तुम दोनों बिस्तर पर कैसे थे? फू शेंग, सुन लो, आज से हमारा रिश्ता खत्म। ये कहकर उसने हाथ झटक दिया और मुड़कर जाने लगी। फू शेंग का चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये शुईसु उसके सामने इतनी बेरुखी से पेश आएगी। उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। शुईसु, तुम जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन जैसे ही वह उसे छूने वाला था, ये शुईसु ने देखा कि आसपास के कई लोग उनकी तरफ देखने लगे हैं। उसके होठों पर ठंडी मुस्कान उभरी। अगले ही पल, उसका शरीर अचानक ढीला पड़ गया। उसने अपने बाल बिखेर दिए, सीधे जमीन पर बैठ गई। आंखों में आंसू भरकर उसने कांपती उंगली फू शेंग की तरफ उठाई और चीखी, फू शेंग, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? चुचू बेहद बेचारी सी दिख रही थी, मानो फू शेंग ने उसे सताया हो। आसपास मौजूद सभी लोग तुरंत इकट्ठा हो गए। फू शेंग भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि ये शुईसु को आखिर क्या हो गया है।
उसने फिर मुठियां भींच ली। आज ये शुइसु इतनी अजीब क्यों व्यवहार कर रही थी? और इसके लिए शा सेहान भी जिम्मेदार थी, जिसने उसके और ये शुइसु के रिश्ते की बात खोल दी थी। भीड़ को बढ़ते देख फू शेंग का दिल घबरा उठा। उसने धीमी आवाज में कहा, शुइसु, बस करो। शाह सेहान और मेरे बीच वैसा कुछ नहीं है जैसा उसने कहा। उसने मुझे बदनाम किया है। उठो, सब लोग देख रहे हैं। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? बेशक, फू शेंग इस मामले को शांत करना चाहता था, क्योंकि उसका अस्तित्व कभी खुलकर सामने नहीं आ सकता था। लेकिन ये शुइसु की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं, मानो वह चाहती हो कि मामला और बड़ा बने। उसने भौहें उठाई और ऊंची आवाज में कहा, क्या नहीं किया तुमने? तुम्हें पता है कि आज मेरी और लिन्नान की सगाई है, फिर भी तुम यहाँ आकर कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो। क्या तुम मेरी और लिन्नान की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? और सुनो, लिन्नान इतने अच्छे हैं, फू परिवार के उत्तराधिकारी हैं, इतने हैंडसम हैं। और तुम, फू परिवार के एक नाजायज बेटे, तुम उनकी बराबरी किस बात में करोगे? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं लिन्नान को छोड़कर तुम्हारे साथ चली जाऊंगी? मैं तुम्हें साफ बता रही हूँ, मेरे दिल में सिर्फ लिन्नान है। फिर भी तुम मेरा पीछा कर रहे हो। आखिर तुम्हारे इरादे क्या हैं? इतना कहकर उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। उसने अपने कपड़े कसकर पकड़ लिए और कांपती आवाज में बोली, इतने लोगों के सामने भी तुम हिम्मत कर रही हो? बैंक्वेट हॉल में मौजूद रिपोर्टर तुरंत कैमरे क्लिक करने लगे। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। ज्यादातर लोग फू शेंग का मजाक उड़ा रहे थे। एक नाजायज बेटा होकर भी वह फू लिन्नान की मंगेतर और अपनी होने वाली भाभी पर नजर डालने की हिम्मत कर रहा था। अभी तक फू शेंग खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रहा था ताकि ये शुएसु को मना सके। लेकिन अब, जब उसने सबके सामने उसे नाजायज बेटा कहा और उसकी बेइज्जती करवाई, तो उसके भीतर का गुस्सा फट पड़ा। पहले ही आज ये शुएसु को देखकर उसके दिल में एक अजीब आग जल रही थी। अब उसने खुद को रोकना छोड़ दिया। वो गुस्से से गरजा, ये शुएसु, साफ साफ कहूं तो तुम ही मेरे पीछे पड़ी रहती थी। मेरा तुमसे क्या लेना देना? मैं अगर तुमसे बात कर लेता था तो वो तुम्हारी किस्मत थी। और अब तुम मुझे बदनाम करने की हिम्मत कर रही हो। मैं नाजायज बेटा हूँ, और तुम एक घटिया औरत हो, जो मेरे लायक भी नहीं। फिर उसने दांत भींचकर कहा, तुम पूछ रही थी मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। अभी दिखाता हूँ तुम्हें कि असली क्या किया होता है। इतना कहकर उसने ये शुएसु को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा दिया। भीड़ फू शेंग के इस अचानक बदले रूप से डर गई। किसी की हिम्मत नहीं हुई बीच में आने की। ये शुएसु उस समय ऐसी स्थिति में थी कि बच भी नहीं सकती थी। जैसे ही फू शेंग का हाथ उसकी ओर बढ़ा, उसके दिल में घिन की लहर दौड़ गई। अनजाने में उसकी नजर पास के एक दूसरे खंभे के पीछे गई, और उसकी आंखों में एक अजीब चमक उभरी। उसी क्षण, फू लिन्नान भीड़ को चीरते हुए आगे आए और सीधे फू शेंग की छाती पर लात मारी। धड़ाम! फू शेंग हवा में उछलकर एक खंभे से जा टकराया। कड़क की आवाज के साथ उसका हाथ अपनी जगह से खिसक गया। दर्द से उसका चेहरा विकृत हो उठा। वो पलटकर हमला करने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि उसे मारने वाला फू लिन्नान है, उसकी सारी हिम्मत गायब हो गई। उसने मुठियां भींच ली, साथ ही उसके दिल में ठंडक उतर गई। अभी अभी उसका सारा व्यवहार फू लिन्नान ने देख लिया था। फू लिन्नान की अचानक मौजूदगी ने पूरे माहौल को जड़ कर दिया। उनकी ठंडी और खतरनाक आभा ने पूरे हॉल को दबा दिया। सिर्फ ये शुएसु जानती थी कि फू लिन्नान शुरू से ही दूसरे खंभे के पीछे खड़े थे, जब वह फू शेंग से उलझ रही थी। पिछली जिंदगी में, सगाई के कारण उसे फू शेंग के लिए दुख हुआ था। जैसे ही उसने फू शेंग को यहाँ देखा था, वह उसके पीछे चली गई थी और उससे प्यार की भीख मांगी थी। उस समय फू लिन्नान उसे जबरदस्ती वहां से ले गए थे। लेकिन इस जन्म में सब अलग था। उसे पहले से पता था कि फू शेंग यहाँ आएगा। वह जानबूझकर यह पूरा नाटक कर रही थी। एक तरफ वह फू शेंग से अपना रिश्ता तोड़ रही थी, दूसरी तरफ फू लिन्नान के सामने अपनी सच्चाई साबित कर रही थी ताकि वह उस पर भरोसा करें।
क्योंकि अभी अभी उसने फू लिन्नान से कहा था कि वह फू शेंग से नफरत करती है। लेकिन सिर्फ कह देने से कोई भरोसा नहीं करता। अब जब उन्होंने अपनी आंखों से उसे फू शेंग से लड़ते देखा, सब कुछ बदल गया था। और सबसे अहम बात, उसने शाहजहान और फू शेंग को मोहरा बनाकर ऐसा कारण तैयार कर लिया था जिससे फू लिन्नान को यकीन हो जाए कि उसका अब फू शेंग से कोई संबंध नहीं। इसके बाद उसके दिल में एक और भी बड़ा प्लान छिपा हुआ था। ये शुएसु की आंखों में हल्की चमक उभरी, लेकिन उसने तुरंत अपने भाव छिपा लिए। माहौल के भारी होते ही वो जमीन से उठी और सीधे फू लिन्नान की बाहों में जा गिरी। उसकी आंखें अब भी आंसुओं से भरी थीं। लिन्नान, मुझे बचाइए। फू शेंग मुझे मारना चाहता था। फू लिन्नान की आंखें अब भी बर्फ जैसी ठंडी थीं। उन्होंने अपनी बांह उसकी पतली कमर पर कस दी और झुककर दुर्लभ नरमी से पूछा, तुम ठीक हो? ये शुएसु उनके सीने से लगी हुई हल्के से सिर हिलाने लगी। फू लिन्नान की ठंडी निगाहें फिर फू शेंग पर जा टिकीं। क्योंकि वार फू लिन्नान ने किया था, इसलिए फू शेंग घायल होने के बावजूद किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो लड़खड़ाते हुए उठा। फू लिन्नान की शक्तिशाली मौजूदगी के सामने वह सचमुच एक चींटी जैसा लग रहा था। फू लिन्नान की आंखों में हड्डियां जमा देने वाली ठंडक थी। उन्होंने बर्फ जैसे स्वर में पूछा, शुएसु तुम्हारे लायक नहीं है। आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसा दबाव था कि फू शेंग ही नहीं, आसपास खड़े लोग भी कांप उठे। अभी अभी कही अपनी बात याद कर फू शेंग का गला सूख गया। वो डरते हुए बोला, ना नहीं, भाभी तो वो मेरे लायक कैसे नहीं होंगी। लेकिन फू लिन्नान की आवाज और ठंडी हो गई। शुइसु, तुम्हारे लायक है। फू शेंग का शरीर सीधे कांप उठा। फू लिन्नान के दबाव में वह हकलाने लगा, ना नहीं, ये शुइसु मेरे लायक नहीं है। उसे तुरंत एहसास हुआ कि वो गलत बोल गया है। उसने जल्दी से कहा, भाई, ये शुइसु आपकी औरत है, आपकी मंगेतर, मैं उन्हें छू भी नहीं सकता। ये सवाल ही नहीं उठता कि कौन किसके लायक है। मैं, दफा हो जाओ। फू लिन्नान का चेहरा तभी थोड़ा नर्म पड़ा। फू शेंग अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि फू लिन्नान ने ठंडी आवाज में सिर्फ एक शब्द कहा, Like, share and subscribe for more stories. Like, share and subscribe for more stories. Like, share and subscribe for more stories.